हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस कैसे करें? इस वीडियो में मैं 5 पार्ट्स में बात करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने एक नोटबुक निकाल लें और सबसे पहले उन 5 पार्ट्स का नाम लिख लें और फिर उसके अंदर में मैं इस क्वेश्चन को टेक अप करूँगा, हाउ टू एक्सेस योर हायर इंटेलिजेंस। तो उसमें सबसे पहला पार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग हायर इंटेलिजेंस, कि सबसे पहले तो हम लोग अपने हायर इंटेलिजेंस को समझ सकें क्या होता है। दूसरा पार्ट होगा द ब्लॉक्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हायर इंटेलिजेंस को परसीव करने में, एक्सेस करने में ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। तीसरा पार्ट होगा एक्सेस पॉइंट, क्योंकि वो एक तरह से एक बड़ा दीवार है आपके और हायर इंटेलिजेंस के बीच में, तो उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं एक्सेस पॉइंट्स हैं, आपको उनको पहचानना होगा। फोर्थ पॉइंट है डेली प्रैक्टिसेस, कि आप हर रोज़ कौन कौन सी चीज़ें करेंगे तो हायर इंटेलिजेंस एक्सेस करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और फाइनली मैं अपना फाइनल इंसाइट देना चाहूँगा और उसी के साथ मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म पे dkbrains.com, जो हमने ख़ास तौर से इसलिए बनाया है ताकि आपकी स्पिरिचुअल कॉग्निशन, आपकी कॉग्निटिव स्किल और आपके जनरल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैसे का स्किल, बिजनेस का स्किल ये इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग हायर इंटेलिजेंस। तो मैं चाहूँगा उसमें आप एक सवाल लें, व्हाट इज़ हायर इंटेलिजेंस। क्योंकि हम कभी ये पूछते नहीं अपने आप से कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, अब ये बातचीत आपकी लोअर इंटेलिजेंस है कि हायर इंटेलिजेंस है। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज लोअर इंटेलिजेंस, देर इज़ ओनली इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस। आपके ब्रेन में जब भी कोई थॉट चलता है तो वो थॉट अपने आप में अगर क्लैरिटी नहीं बनता तो वो बन जाता है सो कॉल्ड लोअर इंटेलिजेंस। जैसे आप कुछ जानते हैं कि मुझे सुबह उठना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते, तो वो आपकी बॉडी का अभी पार्ट नहीं बना। इसलिए आपको सबसे पहले पूछना होगा अपने आप से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सो कॉल्ड लोअर इंटेलिजेंस। एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, हमारे साइकोलॉजी में इसको आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट, जहाँ पर आप बहुत तेज़ी से सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई सवाल का जवाब दे सकते हैं, कोई इम्तिहान पास कर सकते हैं, वाइवाज बहुत अच्छा दे सकते हैं। इसको आमतौर पे आईक्यू माना जाता है। लेकिन हायर इंटेलिजेंस बहुत इंट्यूटिव होता है और वो, उसकी प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि आप किसी को नीचा दिखा सकें या सोसाइटी में आप आगे बढ़ सकें, टॉप कर सकें ना। हायर इंटेलिजेंस किसी खास पर्पस के लिए है, क्योंकि उसी इंटेलिजेंस ने लाइफ और डेथ का क्रिएशन किया है। आसमान, ब्रह्मांड, स्पेस, लॉज ऑफ नेचर, इन सब का क्रिएशन एक तरह से हायर इंटेलिजेंस से हुआ है। उसको लोग भगवान कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस डिफरेंस को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी पूरी तरह से आपको फोर्स करती है आईक्यू बढ़ाने के लिए, आपको इम्तिहान की तैयारी कराने के लिए, अच्छे जॉब पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। और उस प्रेशर में आकर के जब आपको धक्का पड़ता है तो आप यही मानना शुरू कर देते हो कि आईक्यू ही हमारा हायर इंटेलिजेंस भी होगा। हायर इंटेलिजेंस जब आता है तो आपको बड़ा काम महसूस होता है, और वो कभी भी थॉट्स के रूप में नहीं आता, वो गहरी समझ के रूप में आता है। वो बाद में थॉट्स बनते हैं। इसलिए जिन किसी भी इंसान को गहरी समझ आती है तो वो फिर रुक नहीं पाता, वो किताबें लिखता है। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, मैं तो बस बोलता रहूँगा। जैसे चिड़िया अपना गाना गाती है, फूल अपनी खुशबू देता है, ऐसे ही मैं भी अपनी बातें दुनिया से कहूँगा, क्योंकि कोई चीज़ मुझे समझ में आई है। तो हायर इंटेलिजेंस की एक क्वालिटी है, इस चीज़ को आप पकड़ के रखिएगा, कि वो गहरी समझ होती है। और जब वो आपको आती है ना, तो आपकी प्यास बुझ जाती है, चाहे टेम्परेरली ही सही। अगर आपको 1 मिनट के लिए भी अपने हायर इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस होता है तो बड़ा तृप्ति मिलती है।
फिर टाइम बीतता है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, बट उस समय वो क्लैरिटी आपकी लाइफ टाइम की क्लैरिटी हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था जब मैंने जेन योगा सीखा था। मैं रुक नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने स्कूल्स में कम से कम नहीं तो 100 स्कूलों में जा जाकर बच्चों को मैंने बताना शुरू किया कि ये तुम्हारा माइंड है, इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे समझो, ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ता है, वो आपकी समझ होती है। और वहीं पर जो आईक्यू होता है वो आपकी पढ़ी पढ़ाई चीज़ें होती हैं, और वो आप दूसरे को शायद समझा भी दो, लेकिन गहरे में आप खुद उसको नहीं समझे हैं। मतलब गहरे में वो आपकी तृप्ति नहीं देता है, आपको सुकून नहीं देता। वाई मोस्ट पीपल नेवर एक्सेस द हायर इंटेलिजेंस? ज़्यादातर लोग 90% लोग, बल्कि 90 नहीं 99% लोग हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? 3 वजह है: ओवर स्टिमुलेशन, ईगो एंड नॉइज़। अभी कुछ दिन पहले मैं एक सज्जन से बात कर रहा था। वो अपने बेटे से समझा रहे थे कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और उनका बेटा बोल रहा था कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेक चाहिए। कुछ महीनों का ब्रेक मांग रहा था, लेकिन वो पीछे पड़े थे कि नहीं, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी की। अब 2 चीज़ें हुई हैं इसमें, इसको प्लीज़ समझिएगा। मैं बता रहा हूँ कि क्यों लोग अपनी हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं कर पाते। जब भी वो जाकर के कुछ खोजते होंगे, कोई वीडियो देखते होंगे, या किसी इंसान से बात करते होंगे, या जिस समय अकेले भी बैठे, तभी वो ओवर स्टिमुलेशन के शिकार हैं। और ओवर स्टिमुलेशन बन जाता है हमारा ईगो। हम जिन चीज़ों को मानते हैं कि सही है, वही चीज़ें हम दूसरों को बताते हैं, और वही चीज़ें हम खुद को भी बताते हैं। जब हम कोई नई बात हमको मिलती है और वो हमारे अपनी ईगो से मैच नहीं करती, तो हम उसको सुनने से भी इनकार कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो हायर इंटेलिजेंस है वो हमारे ईगो के हिसाब से नहीं है। इसलिए कबीर कहा करते थे, बूंद समाया समंदर में, समंदर समाया बूंद में। हमारे अंदर में जब हायर इंटेलिजेंस आता है तो हमारे ईगो को तार तार कर देता है, लेकिन वो हम क्यों नहीं करने देते? क्योंकि 24 घंटे हम बिजी हैं किसी न किसी चीज़ को करने में, किसी न किसी चीज़ को सोचने में। ये हमारी, इवन जब रात को सोते हैं देर रात, तब भी चलता रहता है। इसलिए अगर आपको हायर इंटेलिजेंस एक्सेस करना है तो सबसे मेन काम आपको अपने ईगो को पहचानना होगा, अपने ओवर स्टिमुलेशन को कमज़ोर करना होगा, कम करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल्स ऑफ माइंड। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया था, सच बता रहा हूँ, मैं तो नाच रहा था। मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि मेरे अंदर कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। इसके पहले नहीं। 3 लेवल्स ऑफ माइंड होते हैं इस दुनिया में। माइंड मतलब कॉन्शियसनेस या चेतना। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हम माइंड से सोचते हैं, चेतना से सोचते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। एक है एनिमल कॉन्शियसनेस, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है 24 घंटे का खाना, सोना और सेक्स। और इसमें बहुत सोच समझ भी नहीं होती, कोई थॉट नहीं आता। भूख लगी है तो खाना है, नींद आ रही है तो सो जाना है, और जहाँ पर ऑपोजिट सेक्स दिखा तो हमें सेक्स करना है या तो सेक्स के बारे में सोचना है। ये होती है एनिमल कॉन्शियसनेस, जो कि 99% लोगों की होती है। इसके बाद आती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसमें इंसान सोचना शुरू करता है। खाना, सोना और सेक्स के परे उसके विचार चलते हैं। वो अपने बारे में इवैल्यूएट करता है कि क्यों मेरी ज़िंदगी में दुख है, संसार में मृत्यु क्यों है, बीमारी क्यों है। तो जब गौतम बुद्ध ने पहली बार लोगों को देखा बूढ़ा, बीमार या मरते हुए, तो उनके मन में जो थॉट्स चले थे वो ह्यूमन थॉट्स हैं। उनके पास वो सारी ज़रूरतें तो थी एनिमल कॉन्शियसनेस की, लेकिन फिर भी वो एक इंसान की तरह सोच रहे थे, वो बड़े दुखी हो रहे थे। तो ये होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जब आप पहली बार सोचना शुरू करते हो, और वो आपके ही बारे में होती है। मेनली हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, लेकिन वो होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम सब के अंदर में छुपा हुआ है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस।
को गॉड माइंड बोलते हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इन तीनों को एक्सेस करने के लिए हमारे ब्रेन में भी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ज़ेन योगा में। हमारे जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद रिपीटेशन हो, बट फिर भी मैं कहूँगा आप सब्र रखिएगा। हमारे ब्रेन में एनिमल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तीनों को एक्सेस करने के लिए, बात करने के लिए 3 अलग अलग पोर्शंस हैं इस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में। मैं एक तरह से आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा कि कॉन्शियस माइंड, जिसको आप सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो कैसा होता है। एक मिनट। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके माइंड के बारे में, जो कि आपके ब्रेन का ही हिस्सा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये है आपका ब्रेन। ठीक है, मैंने जानबूझ के छोटा सा बनाया है। और इस ब्रेन में सबसे नज़दीक होता है कॉन्शियस माइंड। तो एक खाली डायग्रामेटिकल चीज़ है। तो सबसे नज़दीक होता है इस ब्रेन में, ये इसको हम बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। तो ये है आपका ब्रेन, जिसका सबसे नज़दीक का एरिया, और ये ज़रा सा छोटा सा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। ये हो गया ब्रेन। ब्रेन एक तरह से वो हार्डवेयर है जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इसके बाद जिसको भी हम लोग सबकॉन्शियस बोलते हैं, वो एक्चुअली सबकॉन्शियस नहीं है। वो, हाँ, खाली हमारे कॉन्शियस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम लोग सबकॉन्शियस बोल देते हैं। लेकिन अपने आप में वो बड़ा इंटेलिजेंट है और बहुत ही कॉन्शियस है अपने आप में। वो अपने बारे में अच्छे से जानता है। तो उसके 2 पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं ए एंड बी। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 1। तो ये हो गया सेक्शन 1। और ये वाला हिस्सा जिसमें ए और बी है, ये पूरा का पूरा होगा सेक्शन 2। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। और इसके बीच में एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हम लोग, आप जनोगा में आएंगे तो इसको डिटेल में मैंने समझाया है। इसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड, इसका मतलब है कि ये आपको खुद ही क्रॉस करना है। ये आपके माइंड का वो पोर्शन है जिसको आपको ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप करके खुद ही क्रॉस करना है। और ए पोर्शन जो होता है, वो हमारी बॉडी के सारे अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। सांस लेना है, खाना पचाना है, बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, वगैरह वगैरह, ये सेक्शन 2A करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 2A को अगर आप अच्छे से चाहते हैं काम करे, तो इसमें स्लीप का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्लीप का। इसलिए अपनी नींद को कम मत करिएगा। ठीक है। अब सेक्शन 2B जो है, ये पोर्शन वो है जो आपको एक्सेस दिलाएगा हायर माइंड के साथ में। इसके 3 फंक्शंस होते हैं 2B के। 2B के 3 फंक्शन होते हैं: इंट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। इंट्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, सेक्शन 3, ये दोनों आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपका सेक्शन 2B अच्छे से आप एक्सेस कर पाए हैं, डेवलप कर पाए हैं। क्योंकि सेक्शन 2B के बाद आता है सेक्शन 3, इसका मेन काम है ऑल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। जी हाँ, हमारे बॉडी में रोज़ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हम उसको जानते भी नहीं हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी बॉडी ही एक मिस्ट्री है। और सेक्शन 4 में जो इंसान पहुंच जाता है, वो एक तरह से ऑलमोस्ट गॉड हो जाता है, भगवान हो जाता है। तो ये है हमारा माइंड का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जिसको नहीं समझ में आता, वो ज़िंदगी भर अपने सेक्शन 1 में ही काम करता रहता है। मतलब ओवर थिंकिंग करता रहता है, सोचता रहता है, परेशान होता रहता है, और उसको लगता है कि भगवान मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान आपके ही ब्रेन का हिस्सा है, आपके अंदर हैं, लेकिन वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको आप एक्सेस नहीं कर रहे हो। वो आपके घर के, आपके ब्रेन की तिजोरी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है। मैं इस फोटो को
कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, इसलिए मैंने इसको फ़ोटो बना करके आपको समझाया है। ये 4 सेक्शंस आपके ब्रेन के हैं जो आपको खुद ही एक्सेस करना होगा, डेवलप करना होगा, जिसमें से केवल सेक्शन 1 आपका डेवलप्ड है, जिसके ज़रिए आप रोज़ की लाइफ में जीते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसके अंदर में भी जब सेक्शन 1 भी होता है, जो कॉन्शियस माइंड है, इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। ये 4 पार्ट को भी आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 1 जो कि मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स हैं सेक्शन 1 में, उसमें भी एक है आई, एक है ई, एक है एस और एक है एम। ये मैंने एम को अलग से नहीं बनाया, मैंने इसी के अंदर में एडजस्ट कर दिया एम, क्योंकि वो एक तरह से नौकर है। वो एम सेंटर इन तीनों से बातचीत करके वो काम कराता है। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ई का मतलब होता है इमोशन, एस का मतलब होता है, एस का एग्जैक्ट मतलब होता है सेंसुओ वाइटैलिटी, लेकिन यहाँ पर आप कॉमन भाषा में इसको इंस्टिंक्ट मान सकते हैं, इंस्टिंक्ट। और देखिए मैंने क्या किया है, आई सेंटर को छोटा सा बनाया है, क्योंकि हमारे ब्रेन में इसकी जो अभी मात्रा है वो मात्र 2 है। ई सेंटर 4 है और एस सेंटर 8 है। एक तरह से एस सेंटर को मैं नॉर्मल भाषा में सेक्स सेंटर भी बोलता हूँ, हालांकि ये परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। ई सेंटर में हमारे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आते हैं, आई सेंटर में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन ये थॉट्स हैं और ये हमको एक्सेस दिलाते हैं सेक्शन 2B से, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, उसका काम है इंट्यूशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। और अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे ही बॉडी का हिस्सा है, हमारा ही हिस्सा है, और अगर उसके स्ट्रक्चर को हम नहीं समझते हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इस चीज़ को भगवान कृष्ण ने, सोचिए, पूरी गीता में कितने डिटेल में समझाया है। आई सेंटर को सत्व गुण बोलते हैं, ई सेंटर को रजस गुण बोलते हैं और एस सेंटर को तमस गुण बोलते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में, और आगे चल के मैंने इसको एडवांस कोर्स में इतनी गहराई में इसको हम लोगों ने समझने की मतलब प्रयास किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। और मैं जब ये सब आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कोई महान गुरु हूँ और आप मुझे फॉलो करें, नहीं। ये जैसे मैथमेटिक्स के थियरम्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे नेचर के फिज़िक्स के लॉज ऑफ मोशन होते हैं, केमिस्ट्री के सिद्धांत होते हैं, ऐसे ही ये हमारे माइंड के सिद्धांत हैं, जिसे कोई भी आदमी सीख सकता है और कोई भी आदमी इसके ज़रिए अपने हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये आपको समझ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी बात और, डॉक्टर्स ब्रेन को लेफ़्ट और राइट ब्रेन के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से सही नहीं है। अब जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं वो ये नहीं मानती हैं कि हम लेफ़्ट ब्रेन से हम इमोशनल बिहेव करते हैं, क्रिएटिव बिहेव करते हैं, राइट ब्रेन से हम लॉजिकल बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा पूरा का पूरा ब्रेन हमेशा इमोशंस के लिए भी और इंटेलिजेंस के लिए हमेशा इन्वॉल्व होता है। लेकिन जितना एरिया ब्रेन का डेवलप्ड है उतना ही वो हमको एक्सेस करा पाएगा हायर इंटेलिजेंस से। अब हमें से ज़्यादातर लोगों का आई सेंटर या तो इंटेलिजेंस, जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, वो इतना लिमिटेड होता है कि वो बेचारा काम ही नहीं कर पाता। जो थोड़ा बहुत भी वो काम कर रहा है वो सब इमोशन के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि जब हम हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि ये बच्चा मेरे पास आया तो ये परेशान था। इसको हायर इंटेलिजेंस इसलिए चाहिए था ताकि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें, उसके इम्तिहान पास कर सके, उसके घर वाले उसको रिस्पेक्ट कर सकें, सोसाइटी उसको प्यार कर सके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको अपनी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए थी जिसने उसको छोड़ दिया था। ये उसका प्राइमरी रीज़न था हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करने के लिए। तो हायर इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आती है। ये बात और है कि जब हम उसको एक्सेस कर पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ी सटल चीज़ है, बिकॉज
हायर इंटेलिजेंस हमारे अंदर नहीं है, हम हायर इंटेलिजेंस के साथ हैं। ये ब्रेन उस हायर इंटेलिजेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, और इस चीज़ को अगर हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नहीं समझता तो अनंत काल के लिए परेशान रहता है। इसको ये रियलाइज़ होना होगा कि अगर मैं हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप को समझ करके, माइंड यू, समझ करके डिसॉल्व होना है। आप माइंड को बिना समझे गला घोंट के मार नहीं सकते। हायर इंटेलिजेंस ऐसा नहीं होता कि आप उसको ज़बरदस्ती एक्सेस कर लें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, द ब्लॉक्स। मेन ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग होती है और आप उसके साथ पता नहीं कितने टाइम से आप उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग एक तरह से ना दर्द है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं चोट लगी हो तो कंटिन्यूअस पेन का सेंसेशन होता है, ऐसे ही आपके माइंड में जो भी विचार चल रहे हैं वो आपके ही बारे में कुछ बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी थिंकिंग को और पुश देते हैं। जैसे कोई पंखा चल रहा हो, एक बार आप उस पंखे को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि अरे पंखा तो स्लो हो गया, तो थोड़ा सा और चला देते हैं। हम लोगों को ये एहसास नहीं होता कि हमारे विचार 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो हम सोच के प्रोड्यूस करते हैं, और एक वो जो समझ से आता है। समझ वाले विचार कभी परेशान नहीं करते, और वो ओवर थिंकिंग होते भी नहीं है। इनफैक्ट वो होते हैं कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। ये सही रहेगा उसको पुकारना, कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आपको ओवर थिंकिंग होती है तो एक छोटा सा काम करिए, उसको समराइज़ करने की कोशिश करिए। उसको बताऊंगा आप कैसे करना है, बट ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर में ओवर थिंकिंग चल रही है और आप रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको धक्का मारते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं करते। मैं भी बताऊंगा आप रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। दूसरा पॉइंट है इमोशनल क्लटर। बचपन में, या हो सकता है कल या 6 महीने पहले, किसी इंसान की वजह से हमारी लाइफ में कोई टॉर्चर हुआ, कोई ट्रोमा हुआ। अब वो ट्रोमा अगर हमने उसको अच्छे से समझा नहीं है, और समझना मतलब बहुत गहरी चीज़ होती है। समझना मतलब ये नहीं कि इस आदमी की वजह से मुझे ये हुआ है। एक गहरी समझ ये होती है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं एक एंटिटी की तरह। अगर किसी इंसान ने लेट्स से आपके घर में आकर चोरी की और आपको उसके लिए एक गुस्सा है कि उस आदमी ने मेरे साथ चीटिंग की, चोरी की, या किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, या हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल क्वेस्ट में, जैसा कि मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे थे। बहुत साल तक उनको समझ में नहीं आती थी मेरी स्पिरिचुअलिटी। तो उस प्रोसेस में समझना क्या होता है, आप देख सकें कि उनका ब्रेन भी आपकी ही तरह काम कर रहा है। उनके पास भी वही इमोशंस हैं, वही इंटेलिजेंस है, और वही सेंसुअल विटैलिटी है। और जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आती है, आपका उनके प्रति रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ हुआ, बचपन में मैं अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता था कि मुझे स्कूल खोलना है। पिताजी कहते थे तुम्हें पढ़ने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, मैं घर बेच करके दे दूंगा, लेकिन स्कूल खोलने के लिए नहीं दूंगा। अब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन बाद में जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये उनका पैसा था और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो आदमी अगर अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च करना चाहता है तो उसमें मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। और ये अंडरस्टैंडिंग ने मेरा उनके प्रति रिएक्शन ख़त्म कर दिया। और मैं बता रहा हूँ बहुत सालों तक मेरे ब्रेन में ये ट्रॉमा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं स्कूल खोलने के लिए। तो जिस दिन आपका वो ट्रॉमा आपको समझ में आएगा और वो डिज़ोल्व होगा, उस दिन आपका एक ब्लॉक आपने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमें इस पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये है फॉल्स बिलीफ, या तो इनर रॉन्ग प्रोग्रामिंग। हमारा माइंड में ना
दो सिस्टम से हम सोचते हैं। एक बहुत फेमस मेरे पर्सनल फेवरेट साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर डैनियल कनामन। उन्होंने हमको ये समझाया है कि एक बहुत ही यूनिक बुक में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, कि हम हमारा एक सिस्टम वन होता है, फास्ट थिंकर, जो चीज़ों को देख करके तुरंत अज्यूम करता है कि मैं समझ गया। तो आपने किसी आदमी को कुछ बोलते हुए सुना, आपके मन में कोई डिज़ायर आई, कोई विश आई, और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, और आपको लगता है कि ये गुरुजी अगर चाहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे लेकिन इरैशनल बिलीव्स हमारे अंदर होते हैं, और ये बिलीफ रियलिटी के ऊपर नहीं आधारित होते। ये बस आउट ऑफ द ब्लू मून हम अज्यूम कर लेते हैं, और ये एजम्पशन धीरे धीरे बहुत पुख्ता हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो जब तक हमारे अंदर में, जैसे एक छोटा सा एजम्पशन ये है कि अगर रोज़ तुम भगवान का जप करोगे तो भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे, या इस फला फला टाइम में आप कोई स्पेशल पूजा करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या जैसे हमारे घर के बगल में एक पीपल का पेड़ है, उसमें रोज़ लोग आते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं, दिया जला के जाते हैं। बल्कि एक दो तीन बार तो ऐसा हो चुका है कि दिए की वजह से लोग वहाँ पर ना, पीपल के पेड़ के ऊपर कपड़ा लपेट के जाते हैं, तो उस कपड़े पे आग लग गई है, तो हमने उसको ज़बरदस्ती बुझाया है। तो ऐसे ही ढेर सारे इरैशनल बिलीफ्स हमारे ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं, और उसकी वजह से भी हम अपने अंदर के हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये भी आपको पकड़ना होगा कि मेरे कौन से बिलीव्स रैशनैलिटी पर, ट्रूथ पर बेस्ड हैं, और कौन से बिलीव्स इरैशनल हैं, फालतू के हैं, यूजलेस हैं। और लास्ट बड़ा मुश्किल है, आखिरी ब्लॉक है, एडिक्शन टू सर्टेनिटी। हमारे ब्रेन में ना हमेशा ये रहता है कि ये चीज़ ऐसा हो जाए और हो के रहेगा। अक्सर ऐसा होता है, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं। ये जो लाइफ है ना, ये एक बहुत बड़ा सा दुनिया है अनसर्टेनिटी का, जहाँ पर सर्टेनिटी के इल्यूजन्स हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, इस दुनिया में 1 करोड़ में से एक ऑप्शन है जो सर्टेन है, और बाकी सब अनसर्टेनिटी है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा जब खोजता है, सोचता है, तो सर्टेनिटी के फॉर्म में सोचता है, ऑप्शंस के और प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में नहीं। अब तो आजकल के जो नए साइंटिस्ट्स हैं और जो नए बिजनेसमैन हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। आपके जितने भी एआई के टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, या जो जब स्पेस पे अपनी रॉकेट्स भेजते हैं, वो सब के सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ट्रेंड नहीं है, कि वो अनसर्टिनिटी को अपने अपनी थिंकिंग का पार्ट बना सके। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत प्यारी बुक है कृष्णमूर्ति की, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। इसको मैंने कवर भी किया है जेनो का एडवांस कोर्स में, पूरा फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज कवर भी किया है। आप इसको ज़रूर देखिएगा dkbrains.com में। आपके ब्रेन को सर्टेनिटी के साथ में अनसर्टेनिटी का भी एक एक जायज़ा मिलना चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए सोचने के लिए। तो जब तक आप ओवर थिंकिंग, इमोशनल क्लटर, फॉल्स बिलीफ और सर्टेनिटी के प्रति एडिक्शन में फंसे हैं, तब तक आप अपनी हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सेस पॉइंट्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने ये समझ लिया कि हायर इंटेलिजेंस क्या होती है, हमने ये देख लिया कि हमारे अंदर में कौन कौन सी वजह से हायर इंटेलिजेंस को हम एक्सेस नहीं कर पाते, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, और अब एक्सेस पॉइंट, कि वो ब्लॉक्स को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसके अंदर से हम कैसे झांक सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है साइलेंस। साइलेंस दो तरह की होती है। एक डेड साइलेंस, जब आप दुखी होते हैं, हालांकि वो भी नेचर का एक तरीका होता है आपको शांत करने का, ताकि आप एक्सेस कर सकें, लेकिन वो बड़ा दुखदाई होता है। ये ऐसा है जैसे कि अगर किसी इंसान ने सही तरीका नहीं सीखा है नेचर से बात करने का, हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करने का, तो उसको ज़बरदस्ती नेचर शांत कराती है। तो एक तो वो है जहाँ पर आप ज़बरदस्ती साइलेंट होते हो जब आप बहुत दुखी होते हो। लेकिन रियल साइलेंस वो होता है जहाँ पर आप इसको अप्रिशिएट कर पाते हो। मुझे याद है एक बार कृष्णमूर्ति किसी जगह पर बात कर रहे थे कुछ लोगों से, कुछ साइंटिस्ट थे। तो कृष्णमूर्ति बार बार उनसे बोल रहे थे कि तुम्हारी खोज
ये डिस्कवरी कहाँ से आती है? तो लोग बोलते हैं हम नेचर को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है? तो वो लोग बार बार यही पॉइंट कर रहे थे कि हम हमारे थॉट्स में से आती है, हमारी ऑब्जर्वेशन में से आती है। तो कृष्णमूर्ति पॉइंट आउट करते हैं नहीं, चाहे हल्का सा ही हो, जब तुम कुछ देर के लिए शांत होते हो तब वो आती है। तब उसमें एक साइंटिस्ट थे, वो बोलते हैं हाँ हाँ, जब मैं किसी प्रॉब्लम पे सोच रहा हूँ और प्रॉब्लम बहुत दिन तक चलती रहती है, फिर मैं आराम से अगर सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं एक तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो शायद आप सही कह रहे हैं कि साइलेंस में से आती है, क्योंकि जब सो के उठते हैं तब वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बात सच है। इनफैक्ट हमारी एक सीरीज़ चल रही है dkbrains.com पे, स्लीप के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मुझे लगता है ये हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि अब 90% लोगों की स्लीप पैटर्न ख़राब हो चुकी है। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, बूढ़ों की तो वैसे ही बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, तो उनको तो देखना ही चाहिए, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। और जैसे आजकल आप आए दिन सुनते रहते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को यंग एज में अचानक से मर गया, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है इवन डॉक्टर्स को कि स्लीप का कितना बड़ा रोल है, लैक ऑफ स्लीप। क्योंकि स्लीप आपको, आपके बॉडी को ले जाता है हायर इंटेलिजेंस के पास अनकॉन्शियसली। कभी सोचिए कि आखिर नींद क्यों ज़बरदस्ती आती है हमको, हम नहीं सोना चाहते फिर भी आती रहती है। आप फिल्म देख रहे हैं रात को, फिर भी नींद आ रही है, आप उसको ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं। तो साइलेंस, स्पेशली कॉन्शियस साइलेंस, उसकी वैल्यू को आपको पहचानना होगा। मैं जब भी बच्चों के साथ में शाम को वीडियो बनाता हूँ और हम लोग dkbrains.com में उसको अपलोड करते हैं या आपको शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो एक मोमेंट होता है साइलेंस का। ये भी बड़ी नई बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहें। आप जब किसी को सुन रहे हैं तब भी आपके अंदर साइलेंस आता है। जब आप कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं, आप कोई बहुत सॉफ्ट इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं, आप नेचर को सुन रहे हैं, आप हवाओं को सुन रहे हैं, नदी के बहाव को सुन रहे हैं, चिड़िया को सुन रहे हैं, तो ये आवाज़ें भी आपको साइलेंस का एक्सपीरियंस देती हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप साइलेंट होकर के कुछ पढ़ते हैं तब उसका एक रिजल्ट देखिए। तब धीमे धीमे आपको वही किताब आपको वो चीज़ समझाएगी जो शायद भगवान कृष्ण समझाना चाहते थे, या ऐसा लगेगा जैसे वो ऑथर खुद आपके पास बैठा हुआ समझा रहा है। और वही बुक आप एक बार कोशिश करिए खूब बिजी स्केड्यूल में पढ़ने की। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर खूब चहचह है, परेशानी है, कमोशन है और आप भी परेशान हैं, और उसमें पढ़ने की कोशिश करिए। आई एम श्योर कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, साइलेंस। दूसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बिकॉज जब मैंने ज़ेनोगा पढ़ना शुरू किया पहली बार, तब मेरे मास्टर ने मुझे ये हिंट किया कि तो तुम्हारे सवाल गलत है। ये अलग अलग ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक बताया गया था, रॉन्ग क्वेश्चनिंग। मुझे लगा ये क्या चक्कर है, क्योंकि मैं हमेशा पूछता था मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या भगवान मुझसे क्यों नाराज़ है, और ये क्वेश्चन मुझे कभी आगे ले ही नहीं जाता था। हमारा माइंड भी ना हमारी आँख की तरह है। जैसे किसी एंगल से देख रहा है तो उसको वही चीज़ें उसी एंगल से दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप अपने क्वेश्चंस बदलते हैं तो आपका एंगल बदल जाता है। अभी कुछ दिन से मैं पूछ रहा था, अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैं हमारे ज़ुनूगीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ, ज़ुनूगा आप सबको समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कन्वे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या बात है, वो कौन सी चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ। तब मुझे अचानक से एक नई टेक्निक का पता चला, जो इस समय दुनिया भर में यूज़ हो रही है अलग अलग जगहों पे, ख़ास तौर से एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बोलते हैं। बहुत पावरफुल टेक्निक है जो मैं ज़ेनोगा एडवांस में मैंने इंक्लूड किया है। आप dkbrains.com में जाएंगे तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक नई टेक्निक के फॉर्म में मैंने आपको शेयर किया है, एक जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर यूज़ करिएगा। कभी कभी अपने एंगल्स को, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को चेंज करिएगा, मतलब अपने सवालों को बदलिए। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, आप अपने सवाल को चैट जीपीटी में डालिए और उसको पूछिए कि मुझे दो तीन ऐसे
अलग एंगल दिखाओ। आप खुद से भी पूछिए, मतलब अपने फ्रेंड से पूछिए, यार ये मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है, इसको नए एंगल से बता। तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन मुझे कैसे पूछना चाहिए? अपने फ्रेंड से, अपने मदर से, अपने जूनियर से, अपने कलीग से, लोगों से पूछिए कि इस सवाल को अगर मैं अलग तरीके से पूछूं तो कैसे पूछूं। इसी में मुझे हेल्प करती हैं बुक्स, क्योंकि जितनी बुक्स होती हैं उतने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मुझे मिलते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस को सही कर लिया तो फिर आप हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस आसानी से कर लोगे। थर्ड एक्सेस पॉइंट है बॉडी। हमारा माइंड के अंदर में जो थॉट्स चलते हैं, ओवर थिंकिंग, अगर उसका कोई थेरेपी है, उसका कोई इलाज है, तो वह है बॉडी। फीलिंग योर बॉडी, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ईजी प्रैक्टिस है। आप इसको चाहे 5 मिनट करें, बस 5 मिनट। 5 मिनट तो फिर भी ज़्यादा हो गया। शुरू में खाली आप 1 मिनट करें। आप अपने बिस्तर पर बैठें, अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए और अपने हाथ पैर को, उंगलियों को हिलाइए, उंगलियों को फील करिए। इस बीच में अगर कहीं खुजली होती है, कहीं कोई सेंसेशन होता है, कहीं कोई आवाज़ आती है, उसको फील करिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर में सेक्शन 2B, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इनग्रेन्ड है, कनेक्टेड है। उसी के ज़रिए हमारा पूरा का पूरा हार्ट बीट, बोन्स, गट, पूरी की पूरी बॉडी चल रही है। वो हायर ब्रेन की वजह से ही, और ज़्यादा परफेक्टली चल रही है। हमारे आपके बस में अगर दे दिया जाए, जैसे नहीं डॉक्टर्स बोलते हैं कि तुम बीमार हो तो ये चाय मत पियो, तुम मसाला मत खाओ, लेकिन इवन 3 दिन के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो बॉडी ज़बरदस्ती सब चीज़ अपने हाथ में ले लेती है। एक जब हम बीमार होते हैं तो हमें ख़ास टाइप का खाना पसंद नहीं आता, हमें किसी स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर में हायर इंटेलिजेंस कंट्रोल ले लेती है। तो उस चीज़ को कॉन्शियसली करने के लिए अपनी बॉडी को फील करिए और वैसे ही बिहेव करिए। एक बहुत फेमस ज़ेन स्टोरी थी, इसमें कि जो मास्टर थे, ज़ेन मास्टर, वो जब भी लेक्चर दिया करते थे, बड़ी अजीब लगेगी सुनने में लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बैठे हैं, पोडियम पे बैठे हैं, सब भिक्षुज नीचे बैठे हैं, ज़ेन मॉन्क्स, और वो लेक्चर दे रहे हैं। और लेक्चर देते देते अगर उनको नींद आ जाती थी तो सो जाते थे वहीं पे, वो तुरंत ही सो जाते थे, क्योंकि वो बॉडी को फील करते थे और उसको रिस्पॉन्ड करते थे। तो आप 5 मिनट के लिए धीमे धीमे 1 मिनट से शुरू करिए, फिर 5 मिनट तक पहुंच करके अपनी बॉडी को फील करिए, क्योंकि जितना आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड बॉडी को फील कर पाएगा, उतना ही वो एक्सेस कर पाएगा हायर इंटेलिजेंस को। अब नेक्स्ट पार्ट है डेली प्रैक्टिसेस। कौन सी डेली प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए? आपकी बेसिकली एक ही प्रैक्टिस है, खुद को समझने की कोशिश करना। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई कोई जगह जा कर के कोई स्पेसिफिक रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रैक्टिस एक ही काम के लिए है, अपने आप को समझना। मैं आपको 2 प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। एक तो है स्लो साइलेंट जर्नलिंग। एक ऐसी नोटबुक बनाइए जिसमें आप 1 साल तक उसमें लिखेंगे। अब हमारी हैबिट का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आप ये सोच के चलिए कि मैं 1 साल तक इस जर्नल को भरूंगा, लेकिन जल्दबाजी के साथ नहीं। इसमें एक स्लो पेस होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे कल को कोई पढ़ना हो किसी को तो मैं उसको कुछ समझा सकूं। जैसे मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था कि मैं फिज़िक्स को लेके बहुत परेशान हूँ, और जिन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ वो रहता है वो बच्चे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गालियाँ यूज़ करते हैं। तो वो बोलता है मेरे मन में भी कभी कभी गाली देने का मन करता है। तो मैंने उसको ये कहा कि इस बात को तुम अपनी जर्नी में लिखो। जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं अपने जर्नल में, अपनी कॉपी में, तो आप खाली लिख नहीं रहे हैं, आप उसको समझ भी रहे हैं। इस जर्नल में आप वो चीज़ लिखेंगे जो आपके दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है। वो हो सकता है कोई आपने बुक पढ़ी हो, वो बड़ी अच्छी लगी हो,
या अभी रिसेंटली मैंने और डॉक्टर रिम्पी ने, मेरी वाइफ ने, एक नया सीरीज़ देखना शुरू किया है, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। अभी इसके शुरू के 2-3 एपिसोड देखे, लेकिन इतनी पावरफुल सीरीज़ है कि हम दोनों उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैं और मेरी वाइफ। मेरी जर्नल का हिस्सा बन गई है। इनफैक्ट मैंने जब अपने बेटे को मेल लिखा है तो उसमें भी उसका मेंशन किया है। तो कोई फिल्म देख रहे हैं आप, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई है आपके साथ जिसने आपकी लाइफ को एकदम डिस्टर्ब कर दिया है, तो हो सकता है आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए नहीं लिख पाए, हो सकता है महीने भर के लिए नहीं लिख पाए। कोई बात नहीं, महीने भर बाद फिर एक समरी लिखिए कि पिछले 1 महीने में मैं कहाँ बिजी था। अपने डायरी को, अपनी जर्नल को एक फ्रेंड मानिए और उसको आप बता रहे हैं अपनी बात। और जिस समय आप बता रहे हैं ना, उस समय आपको पता ही नहीं है आपका इंटेलिजेंस एक्टिव हो रहा है। और जैसे जैसे इंटेलिजेंस एक्टिव होता है, उसी प्रोसेस में, उसी समय आपका हायर इंटेलिजेंस ऊपर से सीप इन करने लगता है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, मैं अपनी लाइफ को फिर से एक रिव्यू करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो आपकी मदद अचानक से लाइफ करना शुरू कर देती है, हायर इंटेलिजेंस करना शुरू कर देती है। एक बड़ी पुरानी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है कि कोई भक्त बड़ा परेशान था, तो वो उसको किसी ने मारा वारा था। तो भगवान कृष्ण बोलते मैं जा रहा हूँ उसको मार, उसको उसकी हेल्प करने। तो जैसे ही पहुँचे उसको हेल्प करने, तब तक से उस भक्त ने डंडा उठा लिया अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो भगवान वहाँ से वापस चले गए। उनको पूछा, देवी ने पूछा उनकी वाइफ ने कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बोलते उसने खुद ही अपनी हेल्प कर ली है। हमारे साथ भी होता है, जब तक हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम जिए हैं उसको हम समझ चुके हैं, मतलब चाहे कंप्लेन करें, चाहे परेशान हो, चाहे नाराज़ हो, जो भी चल रहा है, अगर हम ये कहते हैं कि हम समझ चुके हैं अपने आप को, हम उस घटना को अब दोबारा देखना नहीं चाहते, रिव्यू नहीं करना चाहते, तब हायर इंटेलिजेंस वापस चली जाती है, वो आती नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपने कमरे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो जगह, खाली जगह आ जाती है। लेकिन जिस समय हायर इंटेलिजेंस हमारे माइंड में आती है, तो वो खाली जगह नहीं होता है, वो बहुत ही अलग होता है। वो आपको केवल ज्ञान नहीं देता, आपको मुक्ति देता है, सफरिंग से मुक्ति देता है। और दूसरा है रीडिंग राइट बुक्स एट राइट टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पास इस समय 10,000 से भी ज़्यादा किताबें होंगी, और उसमें कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिनकी 4-4, 5-5 कॉपीज़ हैं मेरे पास। उनको मैंने शुरू भी किया है, dkbrains.com में कवर करना शुरू किया है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो 2 कॉपीज़ हैं, कुछ की 10 कॉपीज़ हैं। लेकिन हर किताब मैं पढ़ नहीं जाता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे शुरू करना है और ख़त्म करना है। मेरे लिए किताबें एक तरह से खुद को समझने का ज़रिया है। इसलिए जब तक मैं उनको उनको आराम से, गहराई से, मेडिटेटिव तरीके से नहीं समझ लेता हूँ, तब तक मैं उनको आगे ले ही नहीं जाता हूँ। इसलिए बहुत सी गहरी बुक्स मैंने बहुत आराम-आराम से पढ़ी हैं, और बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो उठाता हूँ, लोगों ने कहा है बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में नहीं आए हैं। मैं किताबें खरीद लेता हूँ, अभी भाई कमा रहा हूँ, पैसे हैं तो खरीद लिया। बुढ़ापे में भाई बॉडी काम नहीं करेगा, तब बाद में देखा जाएगा, तब शायद खरीद ना पाए। लेकिन हैविंग अ बुक विथ यू 24 आवर्स, इररिस्पेक्टिव कि आप उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि किताब आपका एक फ्रेंड है जो एक चीज़ को समझ चुका है। उस किताब में भले काले अक्षर में कुछ लिखा गया है, लेकिन किसी आदमी ने किसी टॉपिक को 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए एक जिया है, तो वो आपकी समझ बन सकती है, और उस किताब के ज़रिए आपको हायर इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल सकता है। इसी के साथ-साथ मैं एक और छोटा-सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हम जो रात को 8 घंटे सोते हैं, उसको भी जर्नल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी एक ही जर्नल रखिए, और उसी में ही डेट वाइज़ अपने बेड के बगल में रख दीजिए, और जो भी चीज़ें आपको याद आती हैं, तुरंत सुबह उठ कर के उसको लिख डालिए। ऐसे लिखिए जैसे आप किसी और को कुछ बता रहे हैं, कैसे वो पब्लिश होगी, प्रिंट होगी। तो इसको आप ट्राई आउट करिएगा। लास्ट पॉइंट है फाइनल इंसाइट, कि अगर हायर इंटेलिजेंस को हम एक्सेस करना चाहते हैं,
तो हमें उस दुनिया का सिटीज़न बनना होगा। अभी भी हम इस दुनिया के हैं, फिज़िकल वर्ल्ड के। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर को नुकसान होने वाला होगा तो हम दुखी होते हैं, डरते हैं। हमारा डर बताता है लाइफ को कि हम अपने आप को बिलॉन्ग करते हैं बॉडी को और टाइम की जोन को। हायर इंटेलिजेंस अनंत है, फ्री है, ब्लिसफुल है। वो बॉडी के बाउंडेशन में नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारी तो उंगलियां, आँख, सर, पैर, ये हमारी लिमिटेशन है। हायर इंटेलिजेंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानते रहेंगे तब तक मुश्किल होगा हायर इंटेलिजेंस से बातचीत करने में। इसलिए मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप कर सकें बट इसको करें। अपने आप को एक एक ज़िंदगी बनाएं। ज़िंदगी मेरा अपना एक नया शब्द है आज के जनरेशन को एक यूनिक टाइप ऑफ स्पिरिचुअल खोजी बनाने के लिए, क्योंकि योगी वर्ड बड़ा पिटा हुआ है, स्पिरिचुअल भी बहुत लोडेड है। ज़िंदगी मतलब एक आदमी जो अपना खुद का गुरु है और खुद का ही स्टूडेंट भी है, शिष्य भी है, जो ये नहीं मानता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो हर रोज़ एक्सप्लोर कर रहा है। कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती है उसकी, तब तक वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर उसके मन में डर है तो उसको समझना चाहता है। उसके मन में हल्का सा, बहुत ज़रा सा कंपैरिजन है तो उसको पकड़ना चाहता है। वो नकली नहीं जीता, वो रियल है। उसके लाइफ में कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। वो हर चीज़ अपने आप को समझने के लिए करता है। इसलिए देखा जाए तो एक तरीके से वो स्वार्थी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरा स्व क्या है। और उसका एक परफेक्ट रिलेशनशिप है अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, अपने देश के साथ, अपनी दुनिया के साथ। ऐसा इंसान अपने ही ब्रेन के सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, फिर 3, फिर 4 खोज पाता है। अगर आप इस यात्रा को कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं तो ये कभी भी पूरी नहीं होगी। हायर इंटेलिजेंस हमेशा ऐसा होगा जैसे आपके घर में मेहमान की तरह आई है, कुछ देर रुकी फिर चली गई। फिर आप वेट करेंगे कि काश मेरे घर में फिर से आ जाते भगवान। बट आप चाहते हैं ना कि भगवान आपके घर का हिस्सा हो। बल्कि आपको तो ये चाहना चाहिए कि मैं नहीं होना चाहता हूँ, प्रभु तुम ही रहो। इसलिए कृष्णमूर्ति क्या कहते थे? हैप्पी इज द मैन हु इज नथिंग। जो आदमी अंदर से शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। और जीरो बनने का तरीका ये है कि आप एक उस यात्रा पर चलें जहाँ पर आपका इमोशन क्या बोल रहा है, आपके थॉट्स क्या बोल रहे हैं, आपकी बॉडी क्या बोल रही है। हर चीज़ को आप एक्सप्लोर करें, समझने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने dkbrains.com चालू किया है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डेथ के बाद हमारा क्या होता है, हम मरते ही नहीं है, तो एक लंबी सीरीज़ मैंने बनाई है, जर्नी ऑफ सोल्स। उसके कई वीडियोज़ हैं। लेटेस्ट वीडियो ये वाला है। अगर पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में जाकर के थिंक लर्न ऑप्शन है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।